तो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से लेके आया हूँ कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, वही अपने 100 लाइक का टारगेट पूरा होने के बाद। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ। मैं पहले आपको बताता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं कौन कौन से टॉपिक लूँगा। पिछली बार हमने शिक्षण की वीडियो पर ही कुछ क्वेश्चन खत्म किए थे। आज हम उसी से आगे उसी सीरीज को बढ़ेंगे। और दूसरी बात, शिक्षण शब्द से भी रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आज इसमें देखने को मिलेंगे। और इस शिक्षण व्यवसाय और व्यावसायिक प्रतिबद्धता, ये जो कि उत्तराखंड का सिलेबस है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड एलटी के एग्जाम में 30 मार्क्स की पेडागोजी होती है और 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है। आप समझ सकते हैं कि 30 मार्क्स आपको कितने से आगे और कितने से पीछे कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षण का स्तर नहीं है स्मृति, चिंतन, अनुभव या बोध। इसका सही आंसर है अनुभव। ये शिक्षण के स्तर में नहीं आता है। आपको पता है कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर और बोध स्तर। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, शिक्षक के लिए कोई वस्तु इतनी घातक नहीं है जितने की अपूर्ण तैयारी। पाठ योजना के संबंध में यह कथन किसका है? एलन बॉक्सिंग का, डेविस का, हर्बर्ट का या बी एस ब्लूम का? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी डेविस साहब का। डेविस ने कहा था कि शिक्षक के लिए कोई भी और कोई वस्तु इतनी घातक नहीं है जितने की अपूर्ण तैयारी। ये उन्होंने किसके संबंध में कहा था? पाठ योजना, यानी जिसे आप लेसन प्लान कहते हैं, उसके संबंध में इन्होंने कहा था। साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या था? डेविस। आपको पता है कि डेफिनेशन से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूकेएसएससी के द्वारा। बढ़ता हूं अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है या मनोरंजक बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रयोग से अपने अध्यापन को रोचक बनाता है। श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री का मतलब क्या होता है? जो आपके टीचिंग एड्स होते हैं, उन्हीं का हम लोग क्या कहते हैं? आपका शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो का टारगेट रहेगा 150 लाइक्स, यानी 150 लाइक आपने करने हैं। और इसके साथ साथ 10 शेयर का टारगेट पूरे होने पर आपके सामने टीचर्स एम्पायर फिर से एक सिलेबस से रिलेटेड आपके सामने एक वीडियो लाएगा, जिसमें केवल आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक ऑनलाइन कोर्स भी चल रहा है, जो कि 16 मई से जिसका बैच स्टार्ट होगा, और 200 रुपीज़ जिसकी फीस रखी गई है, और ये 200 रुपीज़ केवल 1 मंथ का आपका चार्ज होगा। बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वही एमसीक्यू और वही सिलेबस आपको कराया जाएगा जो कि आपके सिलेबस में यूकेएसएससी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? बी एफ स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर, थॉमस एफ गिलबर्ट और या थॉर्नडाइक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एफ स्किनर को रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रवर्तक कहा जाता है। ऑडियो ट्यूटोरियल प्रणाली के प्रवर्तक हैं, ऑडियो ट्यूटोरियल प्रणाली के प्रवर्तक हैं फ्रेंड और स्केलर, एडगर डेल, पोस्टी लिथवेट और मॉरिसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पोस्ट लिथवेट। ये एक नया क्वेश्चन आजकल चल रहा है कि ऑडियो ट्यूटोरियल प्रणाली के प्रवर्तक कौन है। सही आंसर क्या होगा? पोस्टली थवेट। पोस्टली थवेट इसका सही आंसर है। ये भी शिक्षण सहायक सामग्री से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, श्रव्य दृश्य उपकरण टेलीविजन का आविष्कारकर्ता कौन है? एस केलर, बेवर्ट, एस एल प्रेसी या नेपर? ध्यान रखिएगा, आपसे ऑडियो विजुअल उपकरण जो कि आपका टीवी आप जिसे कहते हैं, उसके आविष्कारकर्ता का नाम पूछ रहे हैं। तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेवर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, शिक्षण सामग्री में आपने लिंग्वा फोन और ग्रामोफोन को भी पढ़ा होगा, उन दोनों का आविष्कार किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दृश्य सामग्री के प्रयोग से उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, क्रियात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर हो गया, दृश्य सामग्री के प्रयोग से हमको ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब क्या होता है? आपका जो आपकी कॉग्निटिव पर्पस होता है, और वो दृश्य सहायक सामग्री या किसी भी प्रकार की जो सहायक सामग्री होती है, उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जादू की लालटेन किस तरीके का उपकरण है? श्रव्य उपकरण है, दृश्य उपकरण है या श्रव्य दृश्य उपकरण है या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है दृश्य उपकरण है। जादू की लालटेन एक दृश्य उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वैज्ञानिक दृष्टांत स्पष्ट करने के लिए साधारण सामग्री से तैयार उपकरण कहलाता है। मैं दोबारा पढ़ दूं, वैज्ञानिक सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए साधारण सामग्री से तैयार उपकरण कहलाता है। यानी अगर आपने किसी भी साइंटिफिक थ्योरी को प्रूफ करना है, तो उसके लिए जो भी आपने सामग्री तैयार की है, जो भी आपने एड्स तैयार किए हैं, तो उस उपकरण को हम लोग क्या कहलाते हैं? दृश्य उपकरण कहते हैं, श्रव्य उपकरण कहते हैं, मॉडल कहते हैं या आसुचरित उपकरण कहते हैं, आसुरचित उपकरण कहते हैं?
आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि साधारण सामग्री से तैयार, यानी जो भी आपके पास मटेरियल उपलब्ध है उसी से आप उस नए उपकरण का आविष्कार करेंगे, उस नए उपकरण को बनाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आसु रचित उपकरण हम उसको कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आज की वीडियो का टारगेट होगा हमारा 150 लाइक्स, ठीक है। 150 लाइक्स और 10 शेयर होते ही आपके सामने फिर से एक ऐसी नई वीडियो आ जाएगी। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छात्रों द्वारा आसुरचित उपकरण को निर्मित करना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ये पिछले ही क्वेश्चन का एक रिवर्स क्वेश्चन है कि छात्रों द्वारा आसुरचित उपकरण को निर्मित करना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। ऑप्शन ए है आपके पास ज्ञानोपयोग की, कौशल की, अभिरुचि की या अभिवृत्ति की। इसका सही आंसर होगा कौशल की। उसने पूछा क्या है कि छात्रों द्वारा आसुरचित उपकरण को निर्मित करना, यहाँ पे उन उपकरणों को निर्मित करने की बात कर रही है, तो उसमें ज्ञानोपयोग का तो कोई मतलब होता है नहीं। कौशल, जब अगर बच्चे के पास कुछ स्किल होंगे तभी वो किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, तभी किसी भी उपकरण को बना पाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पे आपकी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी क्वेश्चन अप्रोच डेवलप होगी। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो वीडियो आपके पास ज़्यादा आएंगी, आपको एमसीक्यू के फॉर्म ज़्यादा मिलेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कंटेंट आपको किताबों में मिलेगा, लेकिन आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए एमसीक्यू अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको इसी तरीके की वीडियो के माध्यम से मिलेगी। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शैक्षिक तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है आपके पास मॉरिसन ने, सपुंसर ने, डेविडसन ने या ब्रायन मोर ने। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शैक्षिक तकनीक, जिसको आप लोग एजुकेशनल टेक्निक बोलते हैं, उसका प्रयोग पूछ रहा है, यानी शैक्षिक तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रायन मोर ने सबसे पहले शैक्षिक तकनीक का प्रयोग किया था, जिसको आप लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में सबसे उपयोगी है, यानी शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में सबसे उपयोगी क्या है? सामान्य शिक्षा, विषय वस्तु विशेषज्ञता या व्यावसायिक शिक्षा या गृह निर्माण। ध्यान दीजिएगा, गृह निर्माण की बात कार्य शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में कहाँ से आने लगी। दूसरी बात, सामान्य शिक्षा ये भी नहीं होगा। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आपको पता है उसके लिए आपके मैनेजमेंट कोर्सेज चलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने पर्टिकुलर पूछा है कि शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में सबसे उपयोगी क्या होगी? विषय वस्तु की विशेषज्ञता, यानी आपके स्कूल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्या उनके पास आपके पास उनके लायक स्किल्ड टीचर हैं या नहीं है, उन टीचर्स को उनकी पूरी नॉलेज है नहीं है, यानी आपकी सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर किसी विद्यालय में लगभग जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके टीचर्स की कमांड अगर अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है वो विद्यालय ग्रोथ करता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विषय वस्तु की विशेषज्ञता होना बहुत उपयोगी है किसी भी कार्यरत संस्थान में। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध स्तर का प्रतिमान स्थापित किया, बौद्ध स्तर का प्रतिमान किसने स्थापित किया? मॉरिसन ने, स्पेंसर ने, मोरिन ने, डेविडसन ने। आप यहाँ पे मोरिन और मॉरिसन से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बहरहाल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉरिसन। फिर से बता दूं, हमारा ऑनलाइन कोर्स जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली 200 रुपीज़, 30 डेज़ का एक कोर्स होगा जो कि 16 मई से स्टार्ट हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा, इस ग्रुप में केवल 20 ही बच्चों को जोड़ा जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो, इसमें क्या होगा, आपको थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे। आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं जो कि यूट्यूब में ही पड़ी हैं, वही उसकी डेमो वीडियोज़ के तौर पर आप ले सकते हैं। उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न। पूछ रहा है आपसे वस्तुनिष्ठ, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सत्य असत्य वाला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से आपको सही या गलत का चुनाव करना होता है। आपको उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं और आपने उसमें से सही को चुनना होता है। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको पता ही होंगे, लघुत्तरात्मक पक्ष का मतलब होता है, प्रश्न का मतलब होता है जिनको आप छोटी भाषा में लिखते हैं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जिनमें आपको अपने विचार लिखने होते हैं। निबंधात्मक मतलब जिसमें आपको निबंध लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श शिक्षण विधि वह होती है जिसमें सहायक सामग्री का अधिकतम प्रयोग हो, बहुत अधिक क्रियाओं का आयोजन हो, बहुत अधिक प्रश्नों का प्रयोग हो, विद्यार्थी केंद्रित क्रियाएं हो। इसका सही आंसर क्या होगा? विद्यार्थी केंद्रित क्रियाएं हो। आप में से अधिकतर बच्चे ये देख के या ये सोच के कि ये तो शिक्षण सहायक सामग्री का टॉपिक है, तो आप में से अधिकतर बच्चे इसका और लगा रहे होंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा? विद्यार्थी केंद्रित क्रियाएं विद्यालय में या क्लास में होनी चाहिए। इसी तरीके के बेसिक से क्वेश्चन यूकेएसएससी आपसे पूछता आया है। जिस तरीके का ये क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। अब आप यहाँ पे गैर औपचारिक और अनौपचारिक में कंफ्यूज ना हो। इसका जो फिलहाल सही आंसर है वो है आपका अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है।
औपचारिक शिक्षा का मतलब आप समझते ही होंगे। औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो कि चार दीवारों के अंदर होती है, जिसको आप लोग फॉर्मल एजुकेशन भी इंग्लिश में कहते हैं। जैसे आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो वो कौन सी होगी, आपकी फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा होगी। दूरस्थ शिक्षा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। जैसे इग्नू के थ्रू आप पढ़ते हैं, किसी भी ओपन सेंटर में अपना फॉर्म वगैरह भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, सूक्ष्म शिक्षण का समय है। ऑप्शन ए है आपके पास 10 से 20 मिनट, 5 से 10 मिनट, 25 मिनट या 12 मिनट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ। इसका आंसर आपने मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसी क्वेश्चन आपसे यूकेएसएससी पूछेगा। कोर्स ज्वाइन करने वाले हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7060424195। ये हमारा नंबर रहेगा 7060424195। ये नंबर है, इसमें आपने व्हाट्सएप करना है। बाकी की डिटेलिंग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। मात्र 200 रुपये, जो कि आपके 30 दिन की कोर्स यानी 1 महीने का चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1926 में डैश ने इकाई योजना को परिभाषित किया। ऑप्शन है आपके पास हर्बर्ट, मॉरिसन, एलिजाबेथ बेरी या हेनरी हेरे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इकाई योजना को परिभाषित करने की बात हो रही है, तो परिभाषित किसने किया था, मॉरिसन ने किया था। अच्छा, ये बताइएगा हर्बर्ट ने इकाई योजना के कितने पद या कितने सोपान दिए थे। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो में आप 150 लाइक का टारगेट पूरा करते ही आपके सामने फिर से ऐसी एमसीक्यू अप्रोच वाली वीडियो आ जाएगी। थैंक यू आज की वीडियो को देखने के लिए।